नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बन तो रहा है इतिहास, मगर कक्षा इतिहास की नहीं है, सिलेबस कॉमर्स और टैक्सेशन का है। अखबारों में जीएसटी को लेकर अलग अलग सेक्टर की परेशानियों की खबरें भी छप रही हैं, लेकिन इन सबको छोटी मोटी दिक्कतें बताते हुए सरकार अपनी तय की हुई मंजिल पर पहुंच चुकी है। 1 जुलाई से जीएसटी लागू हो रही है। सरकार के लिए मौका इतना बड़ा है कि वो इसे आज़ादी के लैंडमार्क की तरफ पेश करना चाहती है। कपड़ा व्यापारियों को छोड़ बाकी अधिकतर व्यापारिक संगठन छोटी मोटी और बड़ी आपत्तियों को आंदोलन से बचाते हुए जाहिर कर रहे हैं। इसलिए समझना और दावा करना मुश्किल है कि उनकी परेशानी कितनी जायज़ है और कितनी बड़ी। जब बताने वाला ही साहस नहीं दिखाएगा तो क्या किया जा सकता है। एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जीएसटी हकीकत है, और यह भी हकीकत है कि हम जैसे एंकरों से यह उम्मीद करना कि जीएसटी की बारीकियों को पेश करने की साधारण योग्यता भी रखते हैं, उचित नहीं है। कोशिश की मगर कम समझ पाया, लेकिन आज के दिन जीएसटी पर कार्यक्रम ना करता तो इतिहास के फुटनोट में मेरा नाम दर्ज नहीं होता। हेडलाइन की जगह तो पहले ही भाई लोगों ने छेक ली है। शुक्र है अजमेर के ब्यावर में रहने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट सुधीर हालाखंडी जी, उन्होंने जीएसटी पर हिंदी में किताब लिख दी है। आज ही उनके बारे में पता चला और उनकी अनुमति से हिंदी में लिखी उनकी किताब के अंश का हम इस्तेमाल करते रहे। आप सभी को जीएसटी मुबारक। सुधीर हालाखंडी का दावा है कि इन्होंने जीएसटी की 100 से अधिक शब्दावलियों को हिंदी में समझाया है। जीएसटी मतलब वस्तु एवं सेवा कर। सुधीर हालाखंडी ने हिंदी में यूट्यूब पर 30 ऑडियो क्लिप अपलोड किया हुआ है। जीएसटी बाय सुधीर हालाखंडी के नाम से आप सर्च कर सुन सकते हैं। www.halakhandi.com पर सुधीर जी की हिंदी वाली किताब भी उपलब्ध है। यह किताब ई बुक में उपलब्ध है। सुधीर जी ने लिखा है कि इसे कोई भी छाप कर शेयर कर सकता है, बशर्ते वह व्यावसायिक उपयोग ना करे, किताब की कीमत ना वसूले और उनका नाम छापे जरूर, और लेखक को 2 प्रतियां भी भेज दे। सुधीर जी ने हिंदी के लिए इतना सोचा, हम उनके आभारी हैं। जिस भाषा में रोजगार पाते हैं हम, उसी भाषा के प्रति किसी सीए ने इतनी मेहनत की है तो अजमेर में बैठे सुधीर हालाखंडी को दिल्ली से मेरा सलाम पहुंचे। थैंक यू सुधीर हालाखंडी जी। सरकार जो काम लाखों करोड़ों खर्च कर रही है, वही काम आप अपनी तरफ से फ्री में कर रहे हैं। आम जनता को जीएसटी के बारे में सस्ता महंगा के फ्रेम में समझाया जा रहा है। भारत का मीडिया बजट के साथ भी यही करता है और बजट में दर्ज नीतिगत चालाकियां या खूबियां जनता तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। 2 तरह की जीएसटी है, एक स्टेट जीएसटी जो राज्य के खाते में जमा होगी, दूसरा सेंटर जीएसटी जो सेंटर के खाते में जमा होगी। मान लीजिए जयपुर के व्यापारी रमेश चंद उसी शहर के डीलर सुरेश चंद को 10 लाख में अपना माल बेचते हैं। मान लीजिए 9% स्टेट जीएसटी है और 9% सेंटर जीएसटी। इस हिसाब से रमेश जी 90,000 टैक्स स्टेट जीएसटी के रूप में लेते हैं और 90,000 सेंटर जीएसटी के रूप में। ये पैसा रमेश दोनों खजाने में जमा करा देते हैं। अब सुरेश जी इस माल को जोधपुर के महेश चंद को 10,50,000 रुपए में बेचते हैं। जो जिसको बेचेगा वो उससे जीएसटी वसूलेगा। तो सुरेश जी 94,500 स्टेट जीएसटी और 94,500 सेंटर जीएसटी महेश जी से वसूल लेते हैं। अब सवाल आता है कि क्या सुरेश जी भी 94,500 रुपए स्टेट जीएसटी में जमा करेंगे? जवाब है नहीं, क्योंकि सुरेश जी 90,000 स्टेट और 90,000 सेंटर जीएसटी के रूप में रमेश जी को दे चुके हैं। इसलिए ये पैसा वो पहले दी गई जीएसटी से घटा देंगे, यानी दोनों जगहों पर 94,500 में से 90,000 माइनस हो जाएगा। इस तरह से वे 4,500 रुपए स्टेट जीएसटी में जमा करेंगे और इतना ही सेंटर जीएसटी में। उम्मीद है कि आज मेरे स्कूल के गणित के टीचर प्राइम टाइम नहीं देख रहे होंगे, वरना उन्हें सदमा लग सकता है कि जो लड़का गणित में फिसड्डी था वो टीवी पर देश को जोड़ घटाव कैसे समझा रहा है। उनके लिए बता दूं कि मैंने सुधीर जी की किताब टीप ली है, हूबहू पेश की है, अपना कोई दिमाग नहीं लगाया है। जीएसटी के साथ पुराने कर समाप्त हो जाएंगे, मगर एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच माल ले जाने पर एक नई व्यवस्था से गुजरना होगा, जिसका नाम है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इस दौरान रोड परमिट टैक्स भी देना होगा, जो अभी नहीं हटा है। सुरेश हालाखंडी मानते हैं कि रोड परमिट टैक्स तो अगर दिया गया तो क्या यह जीएसटी के अतिरिक्त कर है? अगर ऐसा है तो फिर जीएसटी एक कर कैसे है? इंटीग्रेटेड जीएसटी कोई नया कर नहीं है, बल्कि तंत्र है एक तरह का। इसके जरिए 2 राज्यों के बीच व्यापार पर नजर रखी जाएगी। कहा जा रहा है कि इससे प्रक्रियाएं थोड़ी जटिल हो जाएंगी। कैसे जटिल होगी? जब मैं इसे पढ़ने लगा तो चक्कर आ गया, फिर छोड़ दिया। बाकी आप जो विज्ञापनों में छपा है उससे खुद समझिए। वैसे सुरेश जी ने काफी सरल तरीके से समझाया है, लेकिन टीवी पर समयाभाव और जगह भाव के कारण हम उसे छोड़ रहे हैं। इतिहास बन रहा है तो थोड़ी मेहनत आपसे भी उम्मीद की जाती है। अब आते हैं रिटर्न पर। हर महीने 3 रिटर्न भरने होंगे जो एक दूसरे से अलग होंगे। GSTR 1 मासिक बिक्री का विवरण होगा जो अगले महीने की 10 तारीख तक जमा कर देना होगा।
GSTR 2 मासिक खरीद का विवरण होगा। इसमें आप देंगे क्या क्या खरीदे, तो अगले महीने की 15 तारीख तक जमा करेंगे। 10 तारीख से पहले आप 2 का फॉर्म नहीं जमा कर सकते, क्योंकि आपको 10 तक बिक्री का विवरण जमा करना होगा। इसलिए आप फॉर्म 2 का विवरण 10 से 15 के बीच ही जमा कर सकेंगे। GSTR 3 ये मासिक कर का रिटर्न है, जो अगले माह की 20 तारीख तक जमा करने होंगे। और GSTR 9 ये वार्षिक रिटर्न है, जो वित्त वर्ष की समाप्ति के बाद 31 दिसंबर तक जमा करने होंगे। इस प्रकार पूरे साल में 37 रिटर्न भरने होंगे। ये रिटर्न आप सरकार ने जो GSTN नेटवर्क बनाया है वहां जाकर आप भरेंगे। आप पहले भी वैट वगैरह ऑनलाइन ही भरा करते थे, आई बिलीव। सुधीर हालाखंडी ने लिखा है कि इससे जुड़े प्रावधानों के पालन के लिए काफी मेहनत करनी होगी, बल्कि समय की मुश्किल सीमा का भी पालन करना होगा, क्योंकि जब तक पहला वाला विक्रेता रिटर्न नहीं भरेगा तब तक उससे खरीदने वाला अपना रिटर्न नहीं भर पाएगा, मिसमैच हो जाएगा और पूरी प्रक्रिया में चेन में ब्रेक आ जाएगा और सिस्टम को पता चल जाएगा। ऐसा दावा है। इस अंतर को ठीक करने के लिए सिर्फ 2 महीने का समय दिया जाएगा। 2 डीलरों के बीच के अंतर को, अगर पहले डीलर ने पैसे रिटर्न नहीं भरा, दुकान बंद करके भाग गया, तो क्या होगा? तो मुझे जो समझ में आया उसके हिसाब से जो GST आपने दी वो तो लेके चला गया, अब वो GST की रकम आपको शायद भरनी होगी। और अगर पहले वाले का विचार बदल गया, गांधी के विचारों से प्रभावित हो गया, भर दिया, तो वो रकम आपको मिल जाएगी। अब आप कहेंगे कि हमें कैसे मालूम जिससे माल खरीद रहे हैं वो डीलर भरोसेमंद है? तो इसके लिए GST की साइट पर, GSTN की साइट पर डीलरों की एक रेटिंग दी जाएगी। रेटिंग से सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। हर व्यापारी दूसरे व्यापारी की रेटिंग देख सकेगा, जो GSTN की साइट पर होगी। अब आते हैं बिल पर। 1 जुलाई को आप अपनी दुकान पर जाएंगे, ग्राहक को माल बेचते हैं, तो पहला GST बिल कैसे काटेंगे? GST के तहत आप कंप्यूटर के अलावा अपनी बिल बुक भी छपवा सकते हैं अपने पैसे से। मान लीजिए कि आप कपड़ा व्यापारी हैं, शनिवार को आपकी दुकान पर कोई ग्राहक पहुंचता है और 100 शर्ट खरीदता है, तो बिल कैसे बनाएंगे? कुल 15 प्रकार की जानकारी आपको प्राप्त करनी होगी। विक्रेता और खरीदार का नाम, पता, GSTN नंबर जरूर होना चाहिए। बिल जारी करने की तारीख, उसका सीरियल नंबर भी होना चाहिए। माल का विवरण, मात्रा, संख्या और कुल कीमत आपको दर्ज करनी होगी। डीलर के दस्तखत अनिवार्य हैं। हर बिल की 3 प्रति रखनी होगी। एक आप रखेंगे, दूसरा खरीदार के पास होगा और तीसरा ट्रांसपोर्टर लेकर जाएगा। गौरक्षा गाय के मामले में क्या होगा ये मैं नहीं जानता हूं, अभी पूछेंगे। अभी इसे आपको छपवा कर रख लेना चाहिए। माल का विवरण जैसे अब दिया, बिल कैसे बनेगा? तो कमीज है और संख्या हुई 100 कमीज, कीमत प्रति कमीज 1100 रुपए, तो कुल कीमत 1,10,000 रुपए। तो स्टेट का GST हुआ 6600 और सेंटर का GST हुआ 6600 रुपया, अलग अलग आप दर्ज करेंगे। कुल बिल की रकम हुई 1,23,200 रुपए। आपका और आपके ग्राहक का GSTN नंबर उसमें लिखा रहेगा। इस तरह से बिल छपवाना काफी आसान ही लग रहा है। छपवाने की लागत आपको खुद उठानी पड़ेगी। GST के तहत सजा का भी प्रावधान है। क्या GST के तहत गिरफ्तारी के प्रावधान हैं? क्या इससे छोटी मोटी नादानी आपको जेल में पहुंचा देगी? ये सब आशंकाएं हैं या वाकई ऐसा है, ये भी जानने का प्रयास करते हैं। तो हालाखंडी जी ने हिंदी में लिखा है कि GST की धारा 69 में गिरफ्तारी के प्रावधान दिए गए हैं। अगर किसी ने 132 ABCD के तहत अपराध किया है तो गिरफ्तार हो सकता है। GST अधिकारी गिरफ्तार करेगा और आदेश देगा, आयुक्त बिना उसके नहीं होगा। कुछ अपराध गैर जमानती हैं और कुछ जमानती। बगैर आयुक्त के आदेश के न तो गिरफ्तारी होगी और जो जमानती हैं वहीं आपका प्रक्रिया पूरी करके आप छूट जाएंगे। बिना बिल का माल सप्लाई करेंगे, कर चोरी के इरादे से तो अरेस्ट होंगे। बिना GST लिए बिल जारी करने पर भी जेल जा सकते हैं। जो मैं समझा हूं, GST लेकर 3 महीने तक अगर जमा नहीं करेंगे तो जेल जाने की नौबत आ सकती है। अगर 2 करोड़ से ज्यादा की कर चोरी है तो गिरफ्तारी के प्रावधान लागू होते हैं। अब ये भी एक लाइन आ गया, यानी 2 करोड़ से कम की कर चोरी पर जेल जाने से बच जाएंगे, ये सवाल है। मध्यम और छोटे श्रेणी के डीलर को डरने की जरूरत नहीं है, हालाखंडी जी लिखते हैं। मगर आप 2 बार GST का उल्लंघन करते हैं तो जेल जा सकते हैं। तब यह नहीं देखा जाएगा कि 2 करोड़ की कर चोरी का आरोप है या नहीं। 0%, 5%, 12%, 18% और 28% टैक्स है। दुनिया में कहीं भी 5 प्रकार के GST टैक्स नहीं है GST के तहत, सिर्फ भारत में है। 28% तो और कहीं भी नहीं है। आवश्यक वस्तुओं को GST से बाहर रखा गया है, तो कई चीजें ऐसी हैं जो पहली बार टैक्स के दायरे में भी आएंगी। हम इस पर और बात करेंगे। हमारे साथ सुशील कुमार गोयल साहब हैं, आप वाइस चेयरमैन हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस कमेटी के। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका।
हम ये जानना चाहते हैं, एक देश एक कर है या एक देश सिर्फ 5 कर है? नहीं, कर के 5 रेट हैं, कर एक ही है। ये ऐसा दुनिया में है या यही 5 रेट? नहीं, हमारा देश, हम थोड़ा जीएसटी, वो डुअल जीएसटी ला रहे हैं। एक तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का टैक्स बट रहा है, आधा टैक्स केंद्र सरकार को जा रहा है, आधा टैक्स राज्य सरकार को जा रहा है। डुअल जीएसटी भी और कहीं है, मतलब ये तो कहीं के मॉडल बहुत कम देशों में, लेकिन है। ठीक है, हाँ। ऐसा नहीं है कि हम पहली बार कर, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी टैक्स रेट आ गई है जो बाकी देशों में नहीं है। आप सिर्फ जो रेट की बात कर रहे हैं 5%, 12%, 18, 28, उसके अलावा भी कुछ रेट है, जैसे ज्वेलरी पे आपने सुना होगा 3% टैक्स रेट। कुल मिला के 7 प्रकार के हैं, मतलब कैटेगरी। उसके अलावा भी कुछ डिस्काउंट वगैरह की बातें चल रही है, कम रेट पे टैक्स लगेगा। तो वो चीजें हैं, लेकिन हमारे देश का जो अभी जो ढांचा है टैक्स का, उसे हमें जीएसटी में कन्वर्ट करने के लिए जरूरी था। इसलिए सरकार ने ऐसा किया है। धीरे धीरे सरकार वादा कर रही है कि हम इसे रेट को नंबर ऑफ रेट को कम कर देंगे। सरकार ने वादा किया है ऐसा? धीरे धीरे रेट के नंबर को कम किया जाएगा, हाँ, ताकि ये एक समान रूप से चले, लेकिन अभी प्रारंभिक रूप में नहीं कर पाएंगे। जब सी फॉर्म आया था, ये जो सेंट्रल टैक्स लगा था, तो उसके बारे में भी कहा गया था कि हम हर साल 1% टैक्स कम करेंगे। उसमें एक वो खामी रह गई थी। उसमें कंडीशन थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कंपनसेट करेगी, जितना लॉस होगा स्टेट गवर्नमेंट को उतना कंपनसेट है। तो कंपनसेटेड सही समय पे हो नहीं पाया, तो वो नहीं घट पाया। अब मुझे एक बात बताइए कि क्या सारी चीजें टैक्स के दायरे में आ गई हैं, जिसे हम कह रहे हैं कि इकोनॉमी फॉर्मल हो जाए? सारी चीजें, अधिकतर चीजें टैक्स के दायरे में आ गई। जरूरी जो सामान है, आम आदमी के लिए जो जरूरत का सामान है, उसे छोड़ के सारी चीजें टैक्स दायरे में टैक्स के दायरे में आ रही है। इसे इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये वैल्यू एडेड टैक्स है। जितनी वैल्यू जो ऐड करेंगे उस पर टैक्स उन्हें देना है। तो अगर कुछ चीजें टैक्स दायरे से बाहर रहती हैं तो उनपे वो टैक्स। और जीएसटी से पहले वो कौन सी ऐसी चीजें थीं जो टैक्स के दायरे में नहीं थीं और जीएसटी के आने के बाद वो टैक्स के दायरे में आ गई? देखा जाए तो ये टेक्सटाइल कपड़ा उद्योग है जो जीएसटी मुख्य रूप से। और भी कोई चीजें हैं जिससे लगे कि बड़ा दिमाग लगा के कई तरह को चीजों को पकड़ा नहीं, ऐसे और कोई चीज नहीं है। ऐसी कोई चीज नहीं। एक कपड़ा या मोटा मोटी 2-4 चीजों को छोड़ दिया जाए तो उन्हीं चीजों पे टैक्स लग रहा है नया, जो इन पे लगता है, पहले से लगता था। ठीक है, तो फिर हम ये क्यों कह रहे हैं कि नई चीजें इसमें टैक्स एक इनफॉर्मल प्रणाली आ रही है? ये कहें कि टैक्स एक बेहतर हो गया स्ट्रक्चर जो भी है, लेकिन ये नहीं आ रही है। इनफॉर्मल से फॉर्मल कैसे हो? यस, इनफॉर्मल से जो फॉर्मल हो गया है। हमारा देश के काफी व्यापारी हैं जो फॉर्मल रूप से तैयार नहीं है, वो अपना व्यापार सारा रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अच्छा, कुछ अनरिकॉर्डेड व्यापार भी चलता है। तो वो पूरा रिकॉर्ड रख के पूरा सही डॉक्यूमेंट रखने की आदी नहीं है, तो वो कठिनाई का सामना। पर गोयल साहब, क्या आप आश्वस्त हैं इस बात को लेकर कि इसके बाद अनरिकॉर्डेड व्यापार नहीं चलेगा? नहीं, ये आश्वासन कोई भी नहीं दे सकता। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहां कालाधन नहीं है किसी के पास। हाँ, ये बहुत अच्छी बात तो ये तो ऐसा कोई भी देश नहीं है। हम 100% हो जाएंगे। नहीं है। हाँ। यहाँ प्रयास है, ये एक सरकार का प्रयास है। हर देश में प्रयास होता है कि वो ना रहे। लेकिन जो लोग पहले से टैक्स के दायरे से बाहर हैं, जो जिसको हम कहते हैं चोरी छुपे माल सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि कितना उत्पादन करते हैं आप, उसका है इस दायरे में हिसाब किताब, या जितना आप सप्लाई करते हैं देते हैं वहीं से इसकी गिनती शुरू होगी? सप्लाई से गिनती शुरू होगी। सप्लाई से गिनती शुरू होगी। उत्पादन पे कंट्रोल तो अगर एक पैरेलल चेन बनाना शुरू करे कोई, कि उसी ट्रक में आधा ट्रक माल जीएसटी वाला रहे, आधा माल, मैं तो नेगेटिव ही सोच रहा हूं, लेकिन तब भी आपका तो वो संभव है? संभव नहीं, सरकार उसको कंट्रोल करेगी क्योंकि ई-वे बिल लगेगा। एक ट्रक की चेकिंग हो सकती है। ऑफिसर के पास ये अधिकार है कि उस ट्रक में कितना माल जा रहा है। ये आज भी है, बाद में वो संभावना अभी है, खत्म नहीं हुई ना। चेकिंग की तो हालत हम जानते हैं। चेकिंग की जो ऑप्शन है वो रहेंगे। ई-वे बिल आ रहा है, तो ई-वे बिल अभी सरकार को पहले से पता होगा कि कोई सड़क पे जो ट्रक जा रहा है उसके अंदर क्या बिल है। ये मैंने भी पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन समय की कमी के कारण नहीं समझा। ई-वे बिल सरकार कह रही है अभी उन्होंने लागू नहीं किया है। अभी लागू नहीं किया, इसे पोस्टपोन कर दिया है, तो कुछ दिन बाद लगाएगी। वो ये है कि अगर कोई भी आपने ट्रक लोड किया तो आप एक कंप्यूटर पे बता देंगे सरकार को कि इस ट्रक में हम ये माल भेज रहे हैं, जिसकी अभी आज के सिस्टम में ये पहले से जानकारी नहीं होती थी सरकार को। हर कंट्रोल, उस पर कंट्रोल ला रही है सरकार। कोई भी मूवमेंट ऑफ गुड्स होगा तो आपको ई-वे बिल जनरेट करना होगा, तभी हो सकता है। हाँ, तभी हो सकता है। मान लीजिए कि एक फैक्ट्री, एक ही आदमी की 2 फैक्ट्री है, एक माल यहाँ बनाया, हाँ जी, और अपने ट्रक से दूसरे मोहल्ले के फैक्ट्री में उसको पहुंचाता है,
तो मैं मान के चलता हूं कि इसके लिए वो बिल नहीं बनाता, लेकिन अब उसको बिना बिल बनाए हाँ, नया सिस्टम जब ये नहीं हो प्रणाली लगेगी, अभी लगी नहीं है, जब लगेगी उस समय उसे करना तब उसके लिए मुश्किल हो जाएगा कि फिर बिना रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन का सामान इधर से उधर करना ज्यादा से ज्यादा होने लगेगा। अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन का सामान इधर से उधर ले जाना लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। ये कच्चा बिल समाप्त हो गया आपको लगता है? काफी हद तक कंट्रोल हो गया, मैं ये बोलूंगा। कंट्रोल हो गया, मतलब कंट्रोल होना क्या होता है? कम हो समाप्त की उम्मीद कर रहे हैं, जश्न मनाने जा रहे हैं। कम सरकार कोशिश करती है, लेकिन व्यापारी बना लेते हैं। व्यापारी तो अभी कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढते हैं। अच्छा, यही लोग जो अपोज कर रहे हैं उनका यही डर है कि जो चीज हम कर रहे थे या इसलिए वजह से भी ज्यादा अपोज हो रहा है कि उन्हें सारा हिसाब देना पड़ेगा। इसमें एक कारण वो बताते हैं कि उनके पास कंप्यूटर नहीं है। जैसे प्रवीण खंडेलवाल का कहना है कि 4 करोड़ फर्म जो हैं उनके पास कंप्यूटर नहीं है। ये तो बड़े हैरानी की बात है। जीएसटी में कहीं भी कंप्यूटर रखने की आवश्यकता नहीं बताई गई। अच्छा, तो आप कैसे अगर जमा करेंगे? हाथ से नहीं, जीएसटी की रिटर्न देने के लिए आपको सहायता लेनी पड़ेगी किसी की। रिटर्न कंप्यूटर से ही लगेगी, लेकिन आपको आपका व्यापार करने के लिए कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं है। क्या वो रिटर्न मैं खुद भर सकता हूं या मुझे सीए या आप रिटर्न खुद भी भर सकते हैं। अच्छा, रिटर्न बहुत साधारण रिटर्न फॉर्मेट है। अच्छा, उसमें बहुत कठिनाई नहीं है। जरूरी आपको स्टार्टिंग में कुछ तकनीकी जानकारी लेनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन हम खुद भी भर सकते हैं। जिस तरह से इनकम टैक्स के लिए आप लोगों की जरूरत पड़ती है। हमने अखबारों में ऐसा पढ़ा कि सीए लोगों का कारोबार काफी बढ़ जाएगा, वकील लोगों का हजारों करोड़ का बिजनेस हो जाएगा। एक तो जानकारी के लिए काम बढ़ रहा है। हाँ, क्योंकि आपको जानकारी तो जैसे जानकारी लाते हैं, तो मैं अभी किशोर बेयानी जी को एनडीटीवी के अंग्रेजी चैनल पर ही बात करते सुना कि 5 बजे के बाद जब से पता चल गया कि आ रहा है, तो पूरी प्रक्रिया को समझने और उसको सिस्टम को बनाने के लिए, जब वो लोग इनके पास इतनी टीम होती है सीए और वकीलों की, उनको इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, तो छोटे और मझोले प्रकार के व्यापारी जो हैं उनको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? नहीं, उनको अपने व्यापार के बारे में समझना है, और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उन्हें सबके व्यापार के बारे में समझना है। तो ये थोड़ी सा डिफरेंस तो रहेगा ही सर, थोड़ा डिफरेंस रहेगा। तो उनको फीस देना पड़ेगा। ये क्या, ये कई जगह पढ़ने में आया कि उनका ये खर्चा बढ़ जाएगा व्यापारियों का। थोड़ा खर्चा इससे बढ़ेगा जरूर, थोड़ा क्योंकि सिस्टम में बदलाव हो रहे हैं। हाँ, सिस्टम में बदलाव हो रहे हैं तो उसकी जानकारी एक हर व्यक्ति को होनी चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सेवा के बारे में समझना चाहता हूँ। क्या पुजारी जी को भी जीएसटी देनी होगी? जो मेरे घर पे कारपेंटर आता है, जिसको मैं काम कराता हूँ, पैसा देता हूँ, क्या वो भी, उसका भी जीएसटी नंबर होगा या उसको अभी भी मैं कैश 20 लाख की छूट है, सरकार ने 20 लाख की छूट रखी है। जिनकी टर्नओवर 20 लाख से कम होती है उन्हें टैक्स दायरे से बाहर रखा है। तो इसमें तो बहुत लोग घपला कर लेंगे सर, कई तरह की कंपनियां बना लेंगे, कहेंगे हम 20 लाख से कम कमाते हैं। अगर आप कई कंपनी बनाते हैं तो बना सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। हाँ ना, तो लेकिन 20 लाख बहुत छोटी, बहुत बड़ी टर्नओवर नहीं है। बहुत बड़ी टर्नओवर है ये 20 लाख, आपकी इनकम की बात नहीं। इसमें कोई वकील हो जो 20 लाख से कम कमाता हो, जैसे वकील हर केस पे लड़ रहा है, तो क्या वो भी सेवा के दायरे में है? नहीं, वकील लोगों पे तो टैक्स जो वकील की सेवा लेते हैं उनको देना पड़ता है। रिवर्स चार्ज कहते हैं इसे। रिवर्स चार्ज कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आदमी अखबार में आर्टिकल लिखता है या कहीं भाषण दिया, उसका पैसा लिया, तो उसका भी जीएसटी उसको देना पड़ेगा। उस पे भी जीएसटी लागू है। उस पे भी है। हाँ, तो वो देने वाले को जीएसटी देनी होगी या लेने वाले को जीएसटी देनी होगी? नहीं, इसमें सरकार ने अभी प्रावधान ये लाया है। हाँ, ये रखा है कि अगर आपकी टर्नओवर 20 लाख से अधिक है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेके आपको टैक्स देना है। नहीं तो सरकार कह रही है कि जो उसकी सेवा लेगा, वो अगर एक दिन में 5,000 से ज्यादा की सेवा लेता है, ऐसे लोगों से, सब लोगों से मिला के अगर 5,000 से ज्यादा की सेवा लेता है एक दिन में, तो उसका कर उसे भरना पड़ेगा। पर हम आयकर तो दे ही रहे हैं। हाँ, तो हम जो 5,000 कमा रहे हैं उस पर हम इनकम टैक्स दे रहे हैं। मान लीजिए कोई स्वतंत्र पत्रकार है, वो कमा रहा है 20,000 रुपया, तो वो अपनी आमदनी पर टैक्स तो दे ही रहा है, अगर दे रहा है तो लेकिन अब उस कमाई पे जीएसटी भी देगा वो। तो ये तो व्यापारी कर ही रहे हैं ना साहब। पहले नहीं करता था ना, पहले तो वो टीडीएस देता था। टीडीएस तो इनकम टैक्स का एडवांस पेमेंट हो गया, लेकिन पहले वो जीएसटी कहाँ दे रहा था? इस तरह की सेवाओं उस पर लागू नहीं था। 20 लाख से नीचे अनरजिस्टर्ड डीलर बोलेंगे इसे, जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहे हैं क्योंकि उनकी टर्नओवर 20 लाख से कम है, तो उसे अनरजिस्टर्ड डीलर कहा जाता है। अनरजिस्टर्ड डीलर से अगर कोई सेवा लेगा, अगर आप छोटी मोटी सेवाएं ले रहे हैं तो कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप 5,000 से ज्यादा एक दिन में सेवा ले रहे हैं तो आपको उसका कर देना होगा। जो कर आप जमा देंगे उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा। ये अतिरिक्त भार नहीं आ रहा व्यापारियों पे। ये सारा जो हम सुन रहे हैं कि हम जमा किए, आपने जमा किया, तो आपने वहां रिम्बर्स ले लिया वापस। इतना फास्ट सिस्टम है कि आपने जयपुर में भरा जीएसटी और दिल्ली में हम भरे और उतना पैसा डाला और मुझे वो 1400 करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किए हैं इस कंप्यूटर को बनाने में। और वो आपके करीब 85 लाख एसएससी हैं देश के, वो सबकी रिटर्न से डाटा निकालेगी
और जिस आदमी से रिलेटेड है उसको भेज देगी 11 तारीख को ही। 10 तारीख को जो आप रिटर्न जमा देंगे, मैं आपको बताना चाहूंगा 10 तारीख को आपको सिर्फ अपनी बिक्री का रिटर्न देना है। और जो परचेज की बात आपने बताई कि 15 तारीख को हमें रिटर्न भरनी है, वो रिटर्न सरकार हमें बना के भेजेगी। अच्छा, सब लोग अपनी अपनी बिक्री की रिटर्न भर देंगे। सबकी बिक्री से जिसने जिसने परचेज किया, जिसने जिसने खरीदा, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, तो उनके रजिस्ट्रेशन के नंबर के हिसाब से ये कंप्यूटर सबकी रिटर्न छांट देगा रिटर्न से। इतना फास्ट होगा ये? हाँ, ये छांट के और उनको भेज देगा 11 तारीख को। वो अपना चेक कर लें कि मैंने इतना ही परचेज किया या कम किया या ज्यादा किया। सामने वाले ने जो रिटर्न भरा है, जितना सेल दिखाया है मेरे नाम पे, वो सही है या तो नहीं। फिर व्यापारी लोग क्यों इतना परेशान है कि जब ये इतना अभी पूरी जानकारी नहीं है, अभी पूरी जानकारी नहीं है। और वो मैचिंग, इससे मैचिंग बहुत सारे बाजारों में जाता हूं, जैसे गांधीनगर गया था, तो वहां तो बहुत जगह पे चलता नहीं है। कई लोग कह रहे थे कि अंदर वो हम तो सर्विसेज ही, टेलीकॉम सर्विसेज ही बदलते रहते हैं, लेकिन नेट नहीं चलता। तो वो लोग क्या करेंगे? बाहर कहीं जाके पीसीओ आपको हमेशा ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन 5 मिनट का समय लगेगा रिटर्न डाउनलोड करने में। 5 मिनट का समय? 5 मिनट में रिटर्न डाउनलोड हो गया, उसके बाद आप अपने कंप्यूटर पे चेक करते रहिए। आपको ऑनलाइन चेक नहीं करना है। अच्छा, आपको ऑनलाइन चेक नहीं करना है। आपको रिटर्न भरने के समय इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है। मान लीजिए कि ऐसा कोई व्यापारी है, तो उसके लिए क्या प्रावधान है कि नहीं है कंप्यूटर, थोड़े समय के लिए मान लेते हैं, किसी की सहायता लेके वो रिटर्न किसी की सहायता लेके सरकार वो, क्योंकि अभी वो हमने सुना कि वैट वगैरह तो ऑनलाइन ही भरते हैं ना। वैट तो जब ऑनलाइन भरते हैं तो इसको ऑनलाइन लेके क्यों परेशान है लोग? बस थोड़ी सी नया आ रहा है, थोड़ा नया फॉर्मेट है, तो उसकी चिंता है। कई राज्यों में ये मैचिंग नहीं था। मैंने जो बताया कि वो डिटेल कंप्यूटर निकाल के आपको देगा, फिर आपको मिलाना है, इसे मैचिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं। ये कई राज्यों में लागू नहीं था, तो उनको लग रहा है थोड़ा ज्यादा परेशानी है। बाकी जिन राज्यों में लागू था वो वहां के व्यापारी इसके बारे में एक और चीज जानना चाहता हूं, जैसे पेट्रोल को बाहर रख दिया गया, तो कोई स्टेट पेट्रोल पे कुछ भी एक्साइज लगाया, कहीं कुछ लगाया, तो वो जो दाम बढ़ेगा तो उसकी वजह से बहुत सारी चीजों के दाम तो अलग से बढ़ते चलेंगे, कॉस्ट एक्स्ट्रा रहेगी। तो हम जो कह रहे हैं कि साबुन का दाम अब पूरे देश में एक होगा, वो तो सही बात नहीं है, क्योंकि पेट्रोल का दाम अगर साबुन एक प्रोडक्ट मान लें, तो पेट्रोल के दाम के हिसाब से साबुन का दाम बंगाल में कुछ और हो सकता है, यूपी में कुछ और हो सकता है, क्योंकि अंतर होगा ना। एक कैसे होगा? तो एक नहीं कहे ना। नहीं, व्यापारी एक मतलब एक होता है, 1.1 नहीं होता है। एक बात आपकी सही है, अगर आप इतने बारीकी से देखेंगे कि एक क्यों नहीं देखेंगे? अगर एक देश एक कर कहा जा रहा है, साबुन की वैसा ही 15 रुपए की है, उसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए तेल लगा है, तो उसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए 5 पैसे का तेल लगा है, 3 पैसे का लगा, उतना ही फर्क। अगर वो दाम, अगर वो कोई सब्जी है तो उससे उसकी वजह से दाम बढ़ गया, या कोई और चीज है, अगर उतनी बारीकी देखेंगे तो 1 पैसे 2 पैसे का फर्क होगा उसके लिए। तो वो व्यापारी के लिए जिम्मेवारी है कि वो अपने लाभ से उसे, ठीक है। अब एक बात जो इसमें आती है कि अगर मान लीजिए कि कोई कल 75 रुपया का एक टूथपेस्ट दुकान पे लगा हुआ है, बिल्कुल सर, कल हम जाते हैं खरीदने के लिए, बिल्कुल, अब उसका जीएसटी कम हो गया है, तो क्या वो कम दाम में हमें देगा कल, कि वही 75,000 रुपया, 75 रुपया जो उसके उस पर छपा हुआ है उसी में देगा वो? नहीं, वो तो एमआरपी हो गया, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो उससे कम में दे सकता है वो। और उससे सरकार कह रही है कि एंटी प्रॉफिटिंग क्लॉज एक लगाया गया है इसमें, कि आपको अगर कर की वजह से कोई लाभ होता है, वो आपको सामने वाले को पास ऑन करना है। नहीं दिया तो हम इतने आदमी कहां जाके कंप्लेन करेंगे? तो ये तो मुकदमा ही बढ़ जाएगा सर चारों। नहीं, अभी उसका हिसाब सरकार देखेगी। कंज्यूमर, आप छोटे कंज्यूमर हैं, 75 रुपए में आपने ट्यूब खरीदी है, उसको कर का कितना फायदा हुआ? मान लीजिए कि एक एसी कोई खरीदता है, जिसमें हमको 1200 रुपया का फायदा हो रहा है, वो हमको नहीं दे रहा, कह रहे हैं एमआरपी 30,000 रुपया। उसकी शिकायत दर्ज करेंगे तो सरकार उस पर कहां करेंगे जाके शिकायत? अब डिपार्टमेंट, जैसे बिजनौर वाला कहां जाके शिकायत करेगा? उसके पास लोकल डिपार्टमेंट में खबर कर दे। लोकल डिपार्टमेंट, इतना स्ट्रक्चर बना हुआ है। हाँ, सब डिपार्टमेंट, तो ये हेड डिपार्टमेंट आज है, और सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट और सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट, तीनों डिपार्टमेंट मिलके एक हो जाएंगे और ये जीएसटी की कार्रवाई देखेंगे। ठीक है, तो एक ब्रेक लेते हैं, फिर उस पर हम बात करेंगे। सुशील जी, दो प्रतिक्रियाएं, मैं अर्थशास्त्रियों की प्रतिक्रियाएं देख रहा था कि हम तैयार नहीं हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से हम वहां पर पहुंच गए हैं, ये हकीकत है, अब इसमें शामिल हो जाना चाहिए। उनका एक, जैसे विवेक देबरॉय कह रहे हैं कि ये एक तरह से ये जो इसका जो ढांचा है वो उतना अच्छा नहीं है, मौजूदा ढांचा जो है, लेकिन एक शुरुआत है जिसको लंबे समय में इसको फ़ायदा मिलेगा। तो ढांचा की शिकायत है, वो कह रहे हैं कई देशों में शुरू में महंगाई बढ़ी,
अरविंद सुब्रमण्यम का एक लेख पढ़ रहा था अप्रैल में, लाइव मिंट में उन्होंने लिखा था, वो भी कह रहे हैं कि एक कर, एक देश, एक कर होना चाहिए। तो ये 4-5 प्रकार का कर, वो भी 28% का कर, और फिर वो 20% समान 28% में। तो जितनी आप नेतागिरी करेंगे 5 से 12 में रखेंगे, 5 से 12 में रखेंगे तो उससे ज़्यादा 28 वालों पे भी बोझ बढ़ेगा कि वहाँ टैक्स बढ़ाते रहो या उसमें सामान डालो। तो इससे कोई फायदा नहीं है। अच्छा होता कि एक ही टैक्स होता या 2 टैक्स होता। नहीं, अगर ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ये गरीब उसे कोई चीज को उपयोग करे या अमीर उपयोग करे, समान रूप से कर देना पड़ता है। तो 28% चीजों में 28% की दर में वो चीजें रखी गई हैं जिसे अमीर इस्तेमाल करते हैं, या जो जिंदगी के लिए आवश्यक चीजें नहीं है, जो जिसे हम लग्जरी गुड्स कहते हैं। हाँ। तो वो चीजें 28% के दायरे में रखी गई है। जिसे सबको इस्तेमाल करते हैं वो 5% या 0% के रेट में रखी गई है। तो महंगाई जो बढ़ती है, आपने जो बात छेड़ी कि महंगाई क्यों बढ़ती है, महंगाई जीएसटी आने से बढ़ने का डर इसलिए है कि हर व्यक्ति को थोड़ा सा डर है कि क्रेडिट उसे मिलेगा कि नहीं, क्योंकि उसे जीएसटी पूरा वैल्यू एडेड टैक्स है। जितना कर आपने पिछले स्टेज पे दिया था उसका आप क्रेडिट लेंगे और आप डिफरेंस का कर ही जमा देंगे। लेकिन आपको अगर डर हो गया कि मुझे ये क्रेडिट नहीं मिला तो आप उसे अपनी वैल्यू में जोड़ना चाहेंगे तो चीजों के दाम थोड़े बढ़ने का डर रहता है। एक सवाल बताइए, मैं पूछ लेता हूं कि मान लीजिए मैंने कोई माल बनाया और सप्लाई कर दी, खरीद लिया, लेकिन जीएसटी जमा कर दिया और माल नहीं बिका। नहीं, माल बिकने पे, माल बनाने पे टैक्स नहीं है, वो समस्या खत्म। मैं डीलर हूं, हाँ, मैंने ये लैपटॉप आपको सप्लाई किया, आपसे जीएसटी ली, जमा कर दी, हाँ? और इस उम्मीद में आपने खरीदा, आपने भी जीएसटी जमा की, और अंत में जो तीसरे डीलर के पास पहुंचा, मार्केट में मंदी आ गई और ये लैपटॉप नहीं बिका, तब नहीं बिका, सामान तो बिका नहीं और जीएसटी जमा हो गया। जीएसटी तो जमा है तब तक, तो आप बेचेंगे ही ना उसे। वो अगर नहीं बिका तो माल नहीं बिकता ना, कई बार तो कुछ 1% या 2% हर व्यापार में होता है। हर व्यापार में होता है, तो उसका जीएसटी तो दे दिया, उसको मिलेगा क्या? दूसरी चीज आप बेचेंगे उसमें एडजस्ट कर लेंगे। ये क्लियर है क्या? हाँ, ये क्लियर है कि आपके पास मैं इसकी बात कर रहा हूँ ना, मैंने इस पे जीएसटी नंबर जनरेट किया है, 4 तरह के, ये बिका है, ये नहीं बिका, फाइनली देने के बाद सरकार को ये एडजस्ट करने की आवश्यकता। अभी क्या होता है कि बहुत सारे डीलर आपके यहाँ सामान रख गए, आप अगर दुकानदार हैं, बिका तो बिका, जितना नहीं बिका वापस ले गए। बिल्कुल। अब तो वो कहीं से खरीद के ले आएगा तो जीएसटी टैक्स दे देगा, नहीं बिका तो वहीं दोनों के बीच में झगड़ा होगा। वापस दे दीजिए, आप उसे वापस लौटा देंगे तो टैक्स का आपको एडजस्टमेंट मिल जाएगा। ये तो मुझे कहीं नहीं मिला कि माल अगर आपने सेल्स रिटर्न कहते हैं, ये सेल्स रिटर्न होगी तो आपको उसका कर का एडजस्टमेंट मिल जाएगा। ठीक है, इसे क्रेडिट नोट के माध्यम से आपको एडजस्टमेंट मिलता है। वो मिल जाएगा कि हमारा माल नहीं बिका तो है, आप वापस मैन्युफैक्चरर को लौटा कर रहे हैं तो आप दे दीजिए। हाँ, तो इन सब प्रक्रिया में ये सारे पैसे इतनी बिजली की गति से लौटते रहेंगे क्या कि महीना, 3 महीना, 4 महीना? हाँ, वो रिटर्न के माध्यम से सारा चीज बनाया है सरकार ने। ये क्यों कहा जा रहा है कि इसमें छोटे प्रकार के मध्यम मझोले व्यापारी ज्यादा इसमें हिट होने वाले हैं, बर्बाद हो सकते हैं? क्योंकि रिकॉर्ड रखना पड़ेगा आपको। पहले नहीं रखते थे। हाँ, पहले उतना रिकॉर्ड नहीं रखते थे। अब आप उनका रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। आपने किस रजिस्टर्ड पर्सन को बेचा, किस अनरजिस्टर्ड पर्सन को बेचा, कितना बेचा, ये सारी जानकारी अभी जो अलग अलग बताया जा रहा है कि 2 रुपया साबुन में कम हो गया, 2.5 रुपया इसमें बढ़ गया, तो ओवरऑल क्या होने वाला है? इससे तो पता नहीं चलता ना। ओवरऑल मेरा मंथली जो बजट है उसमें ओवरऑल जो 5,000 रुपया मैं खर्च कर पा रहा हूं, उससे ज्यादा नहीं खर्च कर पा रहा हूं, वो 5,000 6,000 हो जाएगा या 5,000 घट के 4,500 हो जाएगा? ओवरऑल कोई नहीं बताता। वो कुछ ना कुछ कम होगा, क्योंकि सरकार ने जितने भी रेट लगाए हैं 5-10 रुपया कम होगा। जितने भी रेट सरकार ने फिक्स किए हैं, इसे फिटमेंट कमेटी थी एक, जिन्होंने रेट फिट किए, वो ज्यादातर कम ही किए हैं। अगर हम पहले 28% में जो चीजें देते थे, अगर आप देखें तो 28% की चीजें ज्यादातर थी, अब वो 18% की ज्यादातर चीजें हो गई है। अब जैसे न्यूजीलैंड में 15% जीएसटी है, ब्राजील में 7 और 12% है, जर्मनी में 19% है, मलेशिया में 6 है, सिंगापुर में 7 है, मैंने हर चीज पे 7 है। हाँ, तो भारत में क्यों नहीं बना इसे 5? मतलब मैंने बताया है ना कि कुछ चीजें वो नहीं करना चाह रही थी सरकार इनिशियल स्टेज पे। तो अभी अगर वो ये जीएसटी तो नहीं हुआ ना, तो जीएसटी में तो एक जीएसटी होता है ना। जीएसटी का मतलब सरकार बोल भी रही है 1 नेशन 1 टैक्स एंड 1 मार्केट। एक बाजार में 5 कर हैं, एक देश के एक बाजार में 5 कर हैं। एक देश के एक बाजार में एक कर कहाँ है? मुझे एक बताइए ना, एक कहाँ है? मैं एक ढूंढ रहा हूं। कर जो सरकार कह रही है, कर का नाम एक है, रेट अलग अलग है, तो अलग अलग चीजों पे अलग अलग रेट है। अब ये कहा जा रहा है कि इससे मुकदमेबाजी काफी बढ़ेगी और एंटी प्रॉफिटियरिंग को भी लेके लोग शिकायत कर रहे हैं कि इससे बहुत सारे शिकायतें होने लगेंगी मुकदमे। अगर ये मिसयूज किया गया, अगर डिपार्टमेंट के ऑफिसर इसे सही रूप से, अधिकारी अगर इसे मिसयूज करेंगे, ये डर है हमें।
अभी करेंगे नहीं करेंगे ये बोला नहीं जा रहा। क्यों हम शिकायत करेंगे, आपने हमें दाम नहीं दिया तो हम वो आपको जेल भेजेंगे, तो इसमें डर की क्या बात है? डर की बात ये है कि मिसयूज क्या है? मतलब मिसयूज के नाम पे वो उपभोक्ता के हक में फैसला ना करें। हाँ, बिजनेसमैन के हक में फैसला डर ये है करे ही नहीं, है ना? मेरे अगेंस्ट में ना हो जाए ये कहीं। तो ये है, ठीक है। तो हमने, मुझे जितनी बात समझ में आई उतने सवाल हमने किए। जरूरी नहीं है कि सारे सवाल बेहतर ही हों, पर मैं अरविंद सुब्रमण्यन और विवेक देवराय का ही पढ़ रहा था कि टैक्स बहुत ज्यादा है। कहीं हिंदुस्तान 28% के कारण हाई टैक्स कंट्री ना बन जाए, कि इस तरह से 28% में महंगी चीज, जो महंगी की बात नहीं है, बात हो रही थी 15% होना चाहिए, 18% एक रेट होना चाहिए, लेकिन आप 5 टैक्स ले आए हैं। मैं आपको फिर बताता हूँ, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। हाँ। ये सबको समान रूप से देना पड़ता है। सबको एक अमीर भी वही उतना ही टैक्स देता है एक पैकेट बिस्कुट खाने पे जितना गरीब देता है। तो इसलिए गरीब को देना चाहिए उतना, तो गरीब को कम देना चाहिए ना, गरीब को कम देना चाहिए। तो इसलिए गरीब द्वारा इस्तेमाल की गई चीजों को कम टैक्स के दायरे में रखा जो गरीब द्वारा इस्तेमाल की गई चीजें हैं, क्या वो उन चीजों को अमीर इस्तेमाल नहीं करता? अमीर आटा नहीं खाता है क्या? लेकिन तो ये डिफरेंस इसलिए किया गया है। फिर उसको अमीर क्या कर रहे हैं? तो उसमें सबके लिए हमने फायदा दिया है ना। नहीं, वो तो रोजमर्रा की चीजों के लिए, लेकिन जो रेट ज्यादा रखा गया है वो तो सिर्फ रोजमर्रा की चीजें तो दोनों में कॉमन है, अमीर और गरीब उनके लिए कॉमन है। रोटी दाल उसको डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता। वो संभव नहीं है कि अमीर जो दाल खाता है वो अलग है। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी। ब्रेक के बाद उन व्यापारियों की भी तस्वीर दिखाएंगे जो इस ऐतिहासिक आंदोलन में हिस्सा न लेते हुए इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। ब्रेक के बाद व्यापारियों की तकलीफ व्यथा की कहानी। जीएसटी की औपचारिक शुरुआत संसद में ऐतिहासिक रूप से शुरू होने से पहले रासायनिक खादों पर सरकार ने घटाकर जीएसटी 5% कर दिया है। वैसे ऑर्गेनिक खेती को भी प्रोत्साहित करना है। जीएसटी को लेकर जो लोग विरोध कर रहे हैं उसमें मुख्य रूप से ज्यादातर कपड़ा व्यापारी हैं, क्योंकि पहली बार उनकी कई प्रक्रियाओं को टैक्स के दायरे में लाया गया है। उनके साथ साथ दूसरे व्यापार के लोग भी हैं जो आशंकित हैं और उनका हड़ताल की है। उनका कहना है कि व्यापार ठप हो जाएगा, लेकिन सरकार कहती है कि मामूली दिक्कतें आएंगी, इसका उसे अंदाजा है, जो समय के साथ धीरे धीरे उन दिक्कतों को एडजस्ट कर लिया जाएगा। तो इन सब की भी प्रतिक्रियाएं आपको दिखाता हूं। ट्रैक्टर पार्ट्स पे पहले 5% वैट था और 12% एक्साइज थी। हाँ। अब उसको 28% के लग्जरी स्लैब में डाल दिया। हाँ। ट्रैक्टर जो है एक आम आदमी के, किसान की जरूरत की चीज है। हाँ। उसको 28% के लग्जरी स्लैब में रख दिया। ऑटो स्पेयर पार्ट्स पे 28% जीएसटी लगा दिया। स्कूटर पार्ट्स पे 28% जीएसटी लगा दिया। पहले कितना था? पहले ऑटो स्पेयर पार्ट्स पे 12.5% वैट था। हाँ। ट्रैक्टर पार्ट्स पे 5% था। हाँ। हमें लगता है कि ये जो चीजें हैं आम आदमी के जरूरत की चीजें हैं, इनको 28% के लग्जरी स्लैब में डालना हमें लगता है कि तर्कसंगत नहीं है। आप किस स्टेट में हैं और आपके इसमें क्या आपत्ति है जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, मैं अगर 3 शब्दों में इस बात को कहूँ, जो बहुत जरूरी चीजें हैं जिंदगी के लिए, जीवन के लिए, रोटी, कपड़ा और मकान। हाँ। इस जीएसटी से तीनों चीजें महंगी हो रही हैं। कपड़ा, जिसपे आज तक आज़ादी के बाद से टैक्स कभी नहीं लगाया गया, उसको टैक्स लगा दिया गया है। हाँ। अनाज, जो कि एक गरीब आदमी, आम आदमी, जिसको पेट भरने के लिए जरूरत की चीज़ें हैं, हाँ। उसको जो 0% पे था उसको 5% पे कर दिया है। हाँ। और मकान की बात करें तो उसके अंदर जो लगने वाला जो भी रॉ मटेरियल है, हाँ। आप देखिए, सैनिटरी वेयर, मार्बल, लकड़ी, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, सब 28% के दायरे में आ गई हैं। तो इससे आम आदमी के ऊपर बहुत बोझ पड़ेगा। आज़ादी से लेकर आज तक कपड़े पे कोई टैक्स कभी किसी सरकार ने नहीं लगाया था। ये सरकार आई है जिसने कपड़े पे जीएसटी लगाया। इससे पहले दिल्ली सरकार ने कपड़े पे टैक्स लगाया था, लेकिन उसकी एक सीमा रखी थी, 500 रुपये से ऊपर के कपड़े पे वैट लगाया था। उससे नीचे के जो भी कपड़े थे, चाहे वो शूटिंग 100 रुपये की हो, 200 की हो, 300 की हो, साड़ी हो, किसी पे कोई टैक्स नहीं था। अभी समस्या ये है कि जब आज तक कभी किसी सरकार ने टैक्स नहीं लगाया और छोटे छोटे कई ऐसे दुकानदार भी हैं जिनको पता ही नहीं करना क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई लिटरेचर, किसी तरह का कोई ट्रेनिंग, किसी तरह की कोई भी आप कह सकते हैं जानकारी नहीं दी जा रही है। और जो छोटे दुकानदार हैं उनके पास ना तो सिस्टम है, ना उनके पास समय है, ना उनके पास नॉलेज है कि कैसे हम इसको करें।
तो इस व्यवसाय से देखा जाए तो बहुत सारे छोटे दुकानदार, बड़े दुकानदार, बहुत सारे दुकानदार ऐसे हैं जो अभी तक ये समझ नहीं पा रहे कि उनको करना क्या है। 10 दिन में तो लगभग ये कह सकते हैं कि 90% जो है पीसफुली शांत बैठा है बिजनेस। यार वाले जो है वो कहते हैं ये क्या टैक्स लगना है, 12 लगेगा, 18 लगेगा, ये जो भी आएगा उसके बाद सप्लाई करेंगे। जब रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो मशीनरी कैसे चलेगी? कस्टमर जो है वो आ नहीं रहा, जीएसटी की वेट कर रहा है, क्या सिस्टम बनेगा उसके बाद ही परचेज करेंगे। सिस्टम को मैनेज करने में कम से कम 50,000 रुपये का खर्चा है। इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, कंप्यूटर्स चाहिए, कंप्यूटर्स को चलाने वाला, ऑनलाइन अकाउंट्स मैनेज करने वाला अकाउंटेंट चाहिए। तो ये सब सिस्टम 15 से 20,000 रुपये महीने में जाएगा, जो कि एक आम एंटरप्रेन्योर के लिए, एक छोटे लघु उद्योग को चलाने वाले आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। जीएसटी में जो टैक्स लगने जा रहा है हम लोगों के ऊपर, ये एक बड़ा सिंप्लीफाइड प्रोसीजर हो जाएगा। आप देखेंगे कि जो अभी हमारे लोगों के मन में जो शंकाएं चल रही हैं, अल्टीमेटली ये सब चीजें दूर होने वाली हैं, सब कंफ्यूजन दूर होने वाले हैं। ये एक बहुत रैशनल सिस्टम है टैक्सेशन का, और अल्टीमेटली सभी लोग कंफर्टेबल फील करेंगे। तीस तारीख 12 बजे के बाद कुछ तो जीएसटी चालू होगा, लेकिन उसमें कैसे बोल के कुछ तो 12 बजे के बाद जो बिल बनेगा उसके ऊपर तो टैक्स लगेगा, कैसे क्या बोल के अभी तक तो क्लियर नहीं है। सबसे पहले एक हम गवर्नमेंट से कोई कंसेशन नहीं मांग रहे, ठीक है। हमें पता है, देखो अभी इसमें आप पढ़े रहेंगे कि भाई एसी रेस्टोरेंट को 18% है एंड नॉन एसी को 12% है, ठीक है। तो अब इसमें और एक कैटेगरी है, साहब अब ये रेस्टोरेंट में बैठो, दिस इज द पार्टली एसी रेस्टोरेंट, ये हमारा नॉन एसी सेक्शन है और वो हमारा एसी सेक्शन है। तो एज पर आवर अंडरस्टैंडिंग अभी जो नॉन एसी सेक्शन को भी मेरे को 18% लगाना पड़ेगा इफ यू गो फॉर द रूल। तो ये बात आ रही है कि भाई लोग ऐसा कर रहे हैं कि कस्टमर्स भी झगड़ा करेंगे ना कि भाई बाहर तुम 12 हम एसी में नहीं बैठो, कस्टमर कौन समझेगा? गवर्नमेंट वो मैकेनिज्म कोई किया नहीं। कोई नाटक 2 एक्टर्स रहते हैं, किसी में 20 जन रहते हैं, किसी में 25 जन रहते हैं, म्यूजिकल कॉन्सर्ट में बहुत जन रहते हैं। तो इसमें पूरा मतलब आज सबके ऊपर जीएसटी लगने वाला है। आज हमारे प्रिंट में पहले सर्विस टैक्स नहीं था, आज उसके ऊपर जीएसटी आ गया, तो हमारी जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ गई। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी हितों के लिए भिक्षा दो, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, व्यापारी एकता के लिए भिक्षा। हम सरकार को पैसे की अत्यधिक जरूरत है, तो व्यापारी क्या कर सकता है? हम लोग ने अर्धनग्न होकर भिक्षाटन किया है, इससे हमारे पास 115 रुपये 50 पैसा एकत्र हुआ है। इसको हम लोग प्रधानमंत्री राहत कोष में भेजेंगे। जो लोग एक्स्ट्रा सर्विसेज लेंगे उनको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करना होगा। अच्छा, अब आप पैकिंग में अगर किसी चीज को ले रहे हैं, हाँ, तो वो एक तरह की सर्विस न हो गई। हाँ। जो आप उपभोग उस जगह कर रहे हैं उसको ले जाकर कहीं दूसरी जगह उपभोग करेंगे, उसकी उपयोगिता तो बढ़ गई। हाँ। आप होटल में बैठकर खाना नहीं चाहते तो आपको वो स्वाद नहीं मिलेगा। हाँ। उसी दाल को अगर आप घर ले जाकर खाते हैं तो आपको पूरा स्वाद मिलेगा। आपकी उपयोगिता के ऊपर आपके ये जो है टैक्स लगाया जाए। बाहर में आप ऐसी चीज क्यों देते हैं कि जो आपके बजट के बाहर हो? हाँ। आपके बजट के बाहर हो, आप राजनीति कर रहे हैं, तो देश की राजनीति सर्वोपरि है, कोई भी मतलब हम मकसद नहीं। सहयोग की भावना और देश के प्रति सहयोग कीजिए। देश भर बवाल मचल जीएसटी आयल का, सड़क पर व्यापारी उतरल जीएसटी आयल का, सब दुकान का शटर गिरा के एक अट्ठा भैलन एक जाई, लड़े भिड़े के मूड में कहलन आर पार का हुई लड़ाई, और कफन पर भी टैक्स लगल जीएसटी आयल का। कस्टमर को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि उनका टैक्सेशन जो प्रोडक्ट पे था वो बढ़ जाएगा। वैसे भी ज्वेलरी इंडस्ट्री में पहले 1% टैक्स था वैट, जो अब बढ़ के 3% हो गया है। तो इस बारिश की सीजन में भी सब लोग प्री प्लान कर रहे हैं, जिनके दिवाली पे शादी है, दिवाली के बाद शादी है, तो वो ये सोच के सोना ले रहा है कि उसका 2% जो है वो बच जाएगा।